Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट की। हैदराबाद लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर न कभी कांग्रेस जीत पाई है जो 1980 और 84 के बाद, और न ही बीआरएस को इस पर मौका मिला, जिस पर ना तो बीआरएस है यानी कि भारत राष्ट्र समिति, और ना ही कांग्रेस, और ना ही अभी बीजेपी की दाल इस सीट पर गली है। यहां सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम की चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, और इनका ही सिक्का यहां पर चलता रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव से ही यह सीट उनके पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हैदराबाद लोकसभा सीट से जबरदस्त जीत दर्ज की थी और चौथी बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के समय भी असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी, अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी भगवंत राव को 2,82,000 वोटों के अंतर से हराया था। अब 2024 में असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। हैदराबाद लोकसभा सीट परंपरागत रूप से देखें तो एआईएमआईएम का गढ़ रहा है, जिसने मुस्लिम बाहुल इस लोकसभा क्षेत्र में 1984 से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार चुनाव जीते थे, और इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी सबसे अधिक है, और यही एक प्रमुख कारण भी है जिसकी वजह से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से एक तरफा जीत हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से के माधवी लता को मैदान में उतारा गया है। के माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल पुलिस ने 21 अप्रैल को जानकारी दी थी कि माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के भावनाओं को आहत किया है, और इसी के खिलाफ उन पर अब केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये घटना एक कथित वीडियो पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ था, उसी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने इसके बारे में कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान माधवी लता ने मुस्लिम धार्मिक स्थल मस्जिद पर तीर चलाने का इशारा किया, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है, और इसी के तहत एफआईआर दर्ज भी की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामला 20 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किसी वर्ग के धर्म या फिर धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य, और इसी धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान माधवी लता के इस क्लिप के वायरल होने के बाद माधवी लता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट में लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा नकारात्मक भावनाएं पैदा की जा रही है और इसी को प्रसारित भी किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह एक अधूरा वीडियो है, और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूं। ये माधवी लता के द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया सफाई में ट्वीट था। अब साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर विपक्ष पर भी हमलावर हुई, और के माधवी लता ने विपक्षी दलों के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें बदनाम न करें और समुदाय के बीच में जो नफरत फैलाई जा रही है वो नफरत न फैलाएं। हम सभी के साथ हैं। असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए।
उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते हैं ना बोलते हुए। जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका, दैट इट इज़ अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मज़हब का भी लिहाज नहीं है। तो उनको जब मर्जी में आया उन्होंने एक बोल लेते, जब दूसरे मर्जी में आया दूसरे बोल लेते, जब उन्होंने सडन मुसलमान बन जाना चाहिए मुसलमान बन जाते, जब बनना नहीं है उनको नहीं बनते। भैया अगर आप वो वीडियो को गौर से देखेंगे, इनिशियली जब मैं उससे बात कर रही थी और पैम्पलेट दिखा रही थी मैं, उन्होंने पहले वो पैम्पलेट देखकर वो हमसे बात कर रही थी। जैसे ही वहाँ का एक कैमरामैन था, जो ये यूट्यूबर्स हमारे साथ चलते रहते हैं, उसने जब वो कैमरा उनके तरफ फोकस किया तो वो डर गई कि कहाँ उसका सूरत कैमरा में आ जाता, क्योंकि वो हमसे जिक्र कर रहे थे कि जब हम आके कैंपेनिंग करके निकल रहे वहाँ पर, AIMIM वाले के लोग आकर उनको डरा रहे हैं, डरा के बोल रहे कि देखो अच्छी नहीं रहेगी आपको अगर आप इनको वोट डालें, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको MIM को ही वोट डालना पड़ेगा, ये डरा के जा रहे हैं। तो हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि अपोजिशन पार्टी वाले, फिलहाल तो हमारे अपोजिशन पार्टी MIM वाले हैं, तो उन लोगों के रिपीटेड बार बार कंप्लेंट्स दर्ज करने की वजह से हमारा इंस्टाग्राम को ये लोग ने सस्पेंड कर दिए गए। अरे हमारे इंस्टाग्राम सस्पेंड करोगे तो हमारे चाहने वाले हजारों लाखों बाहर आएंगे जो हमारे प्रोग्राम्स खुद के इंस्टाग्राम में डालेंगे। अभी देखिए तो सही, हमने आज तक इनके ऊपर इसी को कंप्लेंट नहीं करा कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, हालांकि इन्होंने बहुत बातें करते रहे, यहाँ तक कि परसों इन्होंने December 6 का मुद्दा भी बाहर लेके आकर उन्हें वोट मांग रहे थे, जो बहुत गलत बात है। अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन हुआ, कम्युनल वायलेंस हुआ है, फिर भी हमने कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि अब उनको पता चलना चाहिए 40 साल के तजुर्बे में और December 6 के बाद कर कर वोट मांग रहे हैं। मुझे लग रहा बेचारे कितने ऐसा खुद के उन कॉन्फिडेंस से गिर गए। अब ऐसे इन पर हम क्या कंप्लेंट करेंगे साहब। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए। हालांकि हैदराबाद में 13 मई को मतदान होना है और माधवी लता हैदराबाद सीट से बीजेपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जिस पर 2004 से असदुद्दीन ओवैसी और 1989 से उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का कब्जा रहा है। ऐसे में के माधवी लता के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर के माधवी लता कौन है और हैदराबाद लोकसभा सीट के समीकरण क्या कुछ कह रहा है। आपको के माधवी लता के बारे में बताने से पहले हैदराबाद लोकसभा सीट के समीकरण बताएंगे। साउथ में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सीट आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ रही है। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से अब तक इस सीट पर ओवैसी परिवार का ही कब्जा रहा है। आजादी के बाद 1951 से अब तक हैदराबाद लोकसभा सीट पर कुल 17 बार चुनाव हुए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए तो यहां पर AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी उतरे थे, जिन्हें 5,13,868 वोट मिले। 52.94% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर भगवंत राव मैदान में थे, जिन्हें 3,11,414 वोट मिले। 32.05% के करीब में इनका वोट प्रतिशत रहा। वहीं कांग्रेस की तरफ से S कृष्णा रेड्डी मैदान में थे, जिन्हें सिर्फ 49,310 वोट मिल सका और 5.07% वोट प्रतिशत रहा। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था और उससे पहले ओबीसी 3 तलाक CAA NRC को टारगेट करते हुए देखे गए थे। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है और ऐसे में UCC पर भी उनका बयान सामने आया। UCC में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया, इस पर भी सवाल उठाया गया। यदि एक समुदाय को छूट दे दी गई तो क्या ये एक समान हो सकता है UCC, इस पर भी कई सवाल उठे। लेकिन अगर समीकरण की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम
को अगर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी को 3,08,061 वोट मिले थे। 42.14% वोट प्रतिशत रहा। टीडीपी की तरफ से जाहिद अली खान मैदान में थे, जिन्हें 1,94,196 वोट मिले। 26.56% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से संतोष अग्रवाल 75,530 वोट पा सके, 10% के करीब में रहे। कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी 12% के करीब में ही वोट मिल सका। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें आती है। मालकपेट, कारवा, गोशमहल और चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा और याकूतपुरा ये विधानसभा की सीटें हैं। सर, उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार इस बार थोड़े अलग है। एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से फील्ड किया है, माधवी लता को। उसको कैसे देखते हैं सर? कौन आपके लिए अगर है कोई चुनौती तो कौन है यहाँ पर? चंद्रयान गुट्टे में मेरे खिलाफ भी एक महिला को उतारे थे और आज भी उतारे, कोई नई बात नहीं। तो क्या लग रहा है सर, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया कि रिकॉर्ड अक्सरियत से हम कामयाब होंगे। साहब, जो पिछली बार उनके अगेंस्ट में एक लड़की को ठहराते, वो लड़की को ये लोग पत्थर से मारकर भगा दिए, बेचारी को चप्पल से मारकर भिजा दिए। हिम्मत है तो आप करने के लिए बोलने दीजिए मेरे तरफ ऐसा। हम कमजोर नहीं है, हम शक्ति बन के आए हैं। अब हमको भगाते, क्या कर सकते हम भी देख लेंगे साहब, हम भी देख लेंगे। हैदराबाद की जातीय समीकरण को अगर समझे तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता 73.34% बताई जाती है। शहरी वोटर, अगर शहरी आबादी की बात करें तो 19,57,931 है, 100% शहरी वोटर हैं। 2019 में कुल वोटर 19,97,931 की गणना की गई थी। अब 2024 में इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। हैदराबाद देश के विकसित शहरों में से एक है और इसे अगर देखिए तो आईटी सेक्टर का हब भी कहा जाता है। यही नहीं, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माने जाने वाली रामोजी फिल्म सिटी भी मौजूद है और इसी फिल्म सिटी में बाहुबली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हैदराबाद लजीज खाने के लिए भी मशहूर है और यहाँ की मशहूर बिरयानी को पूरे देश में हैदराबादी बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद में मुख्य आकर्षक का केंद्र चार मीनार है, हुसैन सागर झील है, बिरला मंदिर है और सालार जंग संग्रहालय भी है। इसके अलावा भी कई ऐसे आकर्षक चीज हैदराबाद में मौजूद है। हैदराबाद में कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद तक पहुंचा, इसकी बात करें तो 1952 में अहमद मोइनुद्दीन कांग्रेस की तरफ से जीते थे। 1957 में विनायक राव कोरकटकर यहां से कांग्रेस से जीते। 1962-1967 में गोपाल सुब्बू कृष्ण जीते और कांग्रेस से 1971 में गोपाल सुब्बू कृष्ण मेलकोटे तेलंगाना प्रजापति समिति से जीते। 1977-1980 में KS नारायण कांग्रेस से जीते और 1984 से अगर देखें इस सीट को तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं। 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी AIMIM की तरफ से चुनाव लड़े और जीते भी। उसके बाद उनके बेटा असदुद्दीन ओवैसी 2004, 2009, 2014, 2019 में इस सीट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद तक पहुंचते रहे।
कुल मिलाकर देखें तो 1951 से 1980 तक इस सीट पर 7 लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली और इसके बाद 1984 में इस सीट पर पहली बार ओवैसी परिवार की एंट्री हुई और सुल्तान सलाउद्दीन निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी लगातार जीतते रहे और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे। इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि सलाउद्दीन के बाद से इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ही जीत दर्ज करते आए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 13 मई 1969 को सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और उनके मां की बात करें तो नज्म मुन्नीसा बेगम के घर में असदुद्दीन ओवैसी का जन्म हुआ। वह हैदराबाद के एक ऐसे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 18 सितंबर 1957 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के रूप में राजनीतिक दल मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को फिर से शुरू किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने 11 दिसंबर 1996 को फरहीन ओवैसी से शादी की थी। दंपति के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा सुल्तानुद्दीन ओवैसी और 5 बेटियां, जिसमें खुद सियाह ओवैसी हैं, यास्मीन है ओवैसी और अमीन ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी, ये उनकी बेटी हैं। ओवैसी की मां का नाम नाजिमा बेगम भी है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जो अपने बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी ने 49 वर्षीय माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। माधवी लता पेशे से कारोबारी होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और वह लंबे समय से इस मुस्लिम बहुल पुराने शहर में सक्रिय हैं। ऐसे में इस बार ओवैसी को माधवी से जोरदार चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। अब माधवी लता के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन है। एक पेशेवर भरतनाट्यम नृत्यांगना माधवी लता इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं रही है। हालांकि कई कारकों के कारण बीजेपी ने उन्हें ओवैसी के मुकाबले मैदान में उतारा है ताकि ओवैसी से टक्कर दिया जा सके। उनके गढ़ में अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने हैदराबाद में कभी भी किसी महिला को मैदान में नहीं उतारा और ये पहली माधवी लता है जो महिला भी हैं और ओवैसी के खिलाफ टक्कर लेने के लिए मैदान में उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। माधवी लता के बारे में कहा जाता है कि वह पुराने शहर के कुछ हिस्सों में परोपकारी काम भी कर रही हैं। पार्टी उनके कार्यों के जरिए मुस्लिम वोटों का फायदा उठाना चाह रही है और अपने हिंदुत्व समर्थक भाषणों के लिए मशहूर माधवी लता ने 3 तलाक के खिलाफ भी अभियान चलाया था। कहा जाता है कि वह कई मुस्लिम महिला समूहों से संपर्क में है। लता लातम्मा फाउंडेशन और लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं और निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती हैं। कोटी महिला कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट हैं और इसके बाद अब नई सफलता की तलाश कर रही हैं कि वो हैदराबाद से अगर जीत जाती हैं तो सांसद भी बन जाएगी। यह हैदराबाद की विरिंची अस्पताल के चेयरमैन भी हैं। उनकी स्थापना उनके पिता विश्वनाथ ने की थी। वह एक धार्मिक वक्ता भी हैं और अक्सर हिंदू मुद्दों पर वो बोलती रहती हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता टक्कर दे पाती हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी फिर से 5वीं बार यहां से सांसद बनते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।